Good morning, students. Now we continue our chapter 16, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ. इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था. ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, इसकी खोज कैसे हुई, इनके कौन कौन से भाग होते हैं. अब हम ट्रांजिस्टर के प्रचालन के बारे में पढ़ेंगे, हम उसके ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है. हमने ये पढ़ा है कि दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी. जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो एनपीएन में जो एन सिरा होता है सॉरी पहले हम पीएनपी ले रहे हैं तो पीएनपी में जो उत्सर्जक भाग होता है वो पी होता है, पी प्रकार का होता है. ठीक है, इसमें जो बीच वाला भाग होता है वो आपका एन प्रकार का होता है, आधार जिसे हम कहते हैं. और जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है वो आपका एन प्रकार का होता है. ठीक है, तो यहां पर हम ये बात करते हैं इस जगह पे कि किसी भी पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर यहां सबसे पहले दो संधियां हो गई. अच्छा, एक चीज और मैं आपको वीडियो में बता देता हूं, पहले थोड़ा सा अभी मैंने गौर किया है इसमें कि जो पेज नंबर 25 पे आपको ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि दे रखी है, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि में तो इसके अंदर जो चेंजेस आ रहा है बेटा, वो चेंजेस ये आ रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो डायग्राम है वो यहां पर संधि ट्रांजिस्टर के प्रचालन, जो हमारा टॉपिक है संधि ट्रांजिस्टर का प्रचालन, इसके अंदर जो डायग्राम है ये पीएनपी डायग्राम है, पीएनपी का. ठीक है, और यहां पर जो एनपीएन का डायग्राम है ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि में जो डायग्राम है पेज नंबर 26 पे है. यानी पीएनपी का जो डायग्राम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, ये तो है आपका पेज नंबर 24 पे, पेज नंबर 24 पे. और जो एनपीएन का जो डायग्राम है वो एनपीएन का डायग्राम है आपका पेज नंबर 26 पे. थोड़ा सा एक करेक्शन है तो आपको चेंज करना है इसको थोड़ा सा. चेंज में अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि में तो बनेगा ये 26 नंबर वाला डायग्राम, और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि है इसके अंदर बनेगा 24 वाला डायग्राम. यानी जो ये डायग्राम मैंने आपको बनाया है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोनों डायग्राम्स चेंज होंगे. एनपीएन ट्रांजिस्टर में तो बनेगा पेज नंबर 26 वाला डायग्राम और पीएनपी ट्रांजिस्टर में बनेगा पेज नंबर 24 वाला डायग्राम. तो इस चीज को आप लोग क्लियर कर लें और इस चीज को सही कर लें. ओके, ठीक है. तो अब यहां पर हम कह रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर का ही बनाया है. तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की हम क्रियाविधि पढ़ रहे हैं. तो किसी भी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि पढ़ने से पहले हमें दोनों बायसों को ध्यान रखना पड़ेगा. दो बायस होते हैं, एक होता है अग्र बायस और एक पश्च बायस. अग्र बायस वो होता है जिसके अंदर धारा का मान अत्यधिक होता है और पश्च बायस वो होता है जिसके अंदर धारा का मान नगण्य होता है. यहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजिस्टर को वर्किंग प्रोसेस में लाने के लिए जो प्रारंभिक भाग होता है, जो इनपुट होता है, उस इनपुट को तो हम अग्र बायसित रखते हैं और जो आउटपुट होता है उसे हम पश्च बायसित रखते हैं. ठीक है, तो यहां पर इनपुट जो है आपका वो कौन है, वीईबी. वीईबी क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये तो आपका ई है, ये तो आपका एमीटर है. ठीक है, ये आपका बेस है बीच वाला और ये आपका कलेक्टर है. तो ई और बी के बीच में जो संधि जुड़ेगी उसको क्या बोलेंगे, वीईबी. और सी और बी के बीच में जो संधि जुड़ेगी उसे बोलेंगे वीसीबी. ये आपका कहलाएगा इनपुट और ये आपका कहलाएगा आउटपुट. तो इनपुट को तो हम हमेशा कैसा रखेंगे, फॉरवर्ड बायस में. क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर इनपुट को ही आपने रिवर्स बायस में कर दिया, इनपुट को ही आपने पश्च बायस में कर दिया तो धारा का मान इतना कम हो जाएगा कि वो आगे ट्रांजिस्टर का प्रचालन नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर हमें कहते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो उत्सर्जक आधार संधि है, इसका मतलब वीईबी, इसको फॉरवर्ड बायस में रखते हैं. फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं, जिसके अंदर पी सिरा पॉजिटिव से और एन सिरा नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है.
तो हम क्या करते हैं, यहां पर पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर यहां उत्सर्जक संधि को अग्रबायसित करते हैं, जिसके कारण से पी क्षेत्र में कौन है, बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल, ये होल क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्रतिकर्षित होंगे और प्रतिकर्षित होकर किधर की ओर जाएंगे, एन की ओर, एन आधार क्षेत्र की ओर ये होल गति करना शुरू करेंगे। ठीक है, और एन क्षेत्र के जो बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं, जो यहां पर बहुसंख्यक आवेशवाहक एन में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के ऋण टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर किधर की ओर प्रवेश करेंगे, पी की ओर। तो पी से तो चले होल और एन से चले इलेक्ट्रॉन। पी के जो होल हैं वो तो बैटरी के धन से प्रतिकर्षित हुए और एन के जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के ऋण से प्रतिकर्षित होकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर विस्तृत होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि भाई ये आधार जो है आपका, ये आधार तो बहुत पतला है, आधार पतला है तो इसके अंदर जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक, जो इसके अंदर आवेशवाहक है वो भी कम होंगे, और ये वाला जो भाग है ये बहुत बड़ा है तो इसके अंदर जो आवेशवाहक होंगे वो ज्यादा होंगे। तो दैट मींस जो परिणामी धारा बहेगी, परिणामी धारा का जो प्रभाव होगा वो किसकी वजह से होगा, पी की वजह से, क्योंकि इसमें आवेशवाहक ज्यादा है और इसमें आवेशवाहक कम है। तो परिणामी धारा किसकी वजह से बहेगी, होल्स के कारण से यहां पर परिणामी धारा बहेगी। ठीक है, और परिणामी धारा जब बहेगी तो परिणामी धारा किसके कारण से बह रही है, होल के कारण से, तो उत्सर्जक में जो धारा बहेगी उसकी दिशा किधर रहेगी, प्लस से माइनस, यानी इधर की ओर, होल्स की वजह से। तो इस धारा को हम कौन सी धारा कहेंगे, यहां पर उत्सर्जक धारा। ठीक है, यह धारा कहलाएगी आपकी उत्सर्जक धारा, और इसकी दिशा जो होगी वो, जब यहां पर हम बात करते हैं उत्सर्जक धारा, जिसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है, बी से ई की ओर होती है। तो ये बी से किधर की ओर चल रही है, बी से चल रही है आपकी ई की ओर, तो ये आपकी उत्सर्जक धारा कहला रही है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि जब बहुसंख्यक होल्स, ये बहुसंख्यक होल हैं, उत्सर्जक संधि से निकले, आधार को पार किया और आधार को पार करके कहां चले गए, संग्राहक में। आधार के अंदर 2 या 3% आवेशवाहक होते हैं जो 2 या 3% ही क्षति करते हैं। भाई इधर से होल्स आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इतने से होते हैं कि ये 2-3% की क्षति कर देते हैं, और 97-98% होल कहां पहुंच जाते हैं, संग्राहक में। तो मैक्सिमम जो होल्स हैं वो संग्राहक में चले जाते हैं, और संग्राहक में जाने के कारण से जब हम यहां पर बात करते हैं कि जब बहुसंख्यक होल्स उत्सर्जक संधि को पार करके संग्राहक से जुड़ी बैटरी के ऋण टर्मिनल, ये संग्राहक है, संग्राहक से जुड़ी हुई बैटरी के ऋण टर्मिनल से ये होल्स क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और होल्स आकर्षित होते हैं और इस भाग में कौन सी धारा प्राप्त होती है, आईसी, क्योंकि होल की दिशा में धारा बहेगी तो ये आईसी धारा किसमें प्राप्त होती है, हमें संग्राहक के भाग में। तो अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं धारा की, तो इधर तो धारा बह रही है सी से बी और इधर धारा बह रही है बी से ई। भाई इधर तो जो धारा जा रही है वो धारा कैसी जा रही है, सी से किधर की ओर जा रही है, बी की ओर, और इधर जो धारा जा रही है वो किधर जा रही है, बी से ई की ओर। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि ट्रांजिस्टर में आई ई, ये धारा आई ई इसके कारण से और ये धारा आई सी इसके कारण से, तो आई ई और आई सी का मान समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता आई ई और आई सी का मान समान, क्योंकि अगर आई ई में 100 होल हैं तो इन बेस से निकलने के बाद में यहां सिर्फ 90-80 पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि 2-3 होलों को तो कौन खा जाएगा, आधार। तो इसका मतलब आईसी का मान होगा जो वो उत्सर्जक धारा से क्या आएगा, कम प्राप्त होगा। ठीक है, आईसी का मान जो प्राप्त होगा वो उत्सर्जक धारा से हमें क्या प्राप्त होगा, सदैव कम प्राप्त होगा। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर में ईबी संधि अग्रबायसित होने के कारण से विभव रोधिका के प्रभाव को क्या कर देगी, कम, क्योंकि फॉरवर्ड बायस के अंदर जो वक्षय परत होती है, विभव रोधिका होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और विभव रोधिका अगर कम हो गई तो धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। समझ रहे मेरी बात को। पीएन संधि में आपने इस वाले भाग को क्या किया, फॉरवर्ड बायस किया, तो इस वाले भाग के लिए जो ये परत थी, इस परत की चौड़ाई में क्या आई, कमी। इस परत की चौड़ाई में अगर कमी आई तो कमी आने की वजह से विभव रोधिका का मान कम हुआ, और विभव रोधिका के मान कम होने की वजह से प्रतिरोध का मान कम हुआ, क्योंकि धारा बढ़ती है। ठीक है, प्रतिरोध का मान बहुत कम हुआ, जबकि सी बी, ये सी और बी कौन से बायसित है, पश्च बायसित। पश्च बायसित होने के कारण अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, विभव रोधिका का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार ट्रांजिस्टर धारा को कम प्रतिरोध वाले भाग से, ये कम प्रतिरोध वाला भाग है, कम प्रतिरोध वाले भाग से अधिक प्रतिरोध वाले भाग की ओर क्या करता है, प्रवाहित करता है। ठीक है, इस प्रकार उत्सर्जक धारा का संग्राहक धारा पर नियंत्रण होता है।
ट्रांजिस्टर की सक्रिय अवस्था में ईबी संधि कम प्रतिरोध के रूप में तथा सीबी संधि उच्च प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर एक धारा प्रचालित युक्ति है जिसका कार्य आवेश वाहकों का नियंत्रण करना है। तो कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ट्रांजिस्टर का जो एक भाग है वो एक भाग कम प्रतिरोध वाला होता है, एक कम प्रतिरोध का प्रचालन करता है, और जो दूसरा भाग है वो अधिक प्रतिरोध का प्रचालन करता है, जिसकी वजह से आवेश वाहक कम प्रतिरोध से किधर की ओर गति करते हैं, अधिक प्रतिरोध की ओर गति करना शुरू करते हैं और धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यानी इसके अंदर जो धारा का प्रवाह है वो एक दिशिक होता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक दिशिक नहीं होता है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जब ये आवेश वाहक यहां से यहां पहुंचे तो धारा बही, यहां से यहां पहुंचे तो धारा बही, तो धारा दोनों ही दिशाओं में इसमें प्रवाहित हो सकती है। एक दिशिक युक्ति ये नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ चालन, इसमें जो फर्क पड़ता है वो फर्क किस चीज का पड़ता है, प्रतिरोध का, कि एक संधि उच्च प्रतिरोध वाली होती है और एक संधि अल्प प्रतिरोध वाली होती है। तो यह आपके एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रचालन पढ़ेंगे। थैंक यू।